वेलकम एवरीवन। पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस क्वाड्रेचर के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे आज हम पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पोलर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड था, जिसमें एरिया हम निकालते हैं 1/2 r² d थीटा से। तो क्वाड्रेचर के इससे पहले कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस, इस वाले फार्मूले के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पिछले वीडियोस जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में से जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं हम पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस का, जिसका जैसे कि ये फार्मूला जो है वो हो चुका है। उसके अलावा दो पार्ट्स हैं कि एक बात की थी कि हम द्विसमाकलन यानी कि डबल इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कि एक सिंगल कर्व दिया हुआ है तो हम हमेशा इसी मेथड का यूज़ करते हैं, इस फार्मूले का, कि सिंगल कर्व है तो आप हमेशा इस वाले फार्मूले का यूज़ करें। लेकिन हमको एरिया पूछा है, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स है या कॉमन एरिया है टू कर्व्स के, जो दो कर्व दिए हुए हैं और उसका कॉमन एरिया पूछा है, या एक कर्व से बाहर और दूसरे कर्व के अंदर का एरिया पूछा है। इस तरह का अगर कुछ कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो मेन काम है ग्राफ, और उसके बाद जो कंसेप्ट है कि अभी फॉर्मूले से क्वेश्चंस करें कि डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन करें, तो उसके लिए आज हम पहले कंसेप्ट की भी बात करेंगे दोनों की, और उसके बाद में दोनों मेथड से अगर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है वो भी देखेंगे। कि अगर कोई दो ध्रुवीय कर्व यानी कि ध्रुवीय वक्र हैं, पोलर फॉर्म के कर्व हैं दो, उनके बीच का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो उसका एक तो डायरेक्ट फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि जस्ट यही वाला फार्मूला है 1/2, जैसे हमने कार्टेशियन के अंदर पढ़ा था कि थीटा की लिमिट्स हैं यहाँ पे ये, कि जैसे एक कर्व का जो एरिया है उस कर्व के एरिया में से दूसरे कर्व के एरिया को हम माइनस कर देते हैं। जैसे ये है कि 1/2 हमने बाहर ले लिया, और r1² माइनस r2² इंटू डी थीटा। जैसे वहाँ पे भी बात की थी कि कोई कर्व है इस तरह से है कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, और यहाँ पे कोई लाइन बाउंड कर रही है इसको, कि इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। बीच का एरिया चाहिए मीन्स ये कर्व है, मान लो कि ये r1 है और ये r2 है, ये दो कर्व हैं पोलर फॉर्म के अंदर, और हमको जो एरिया है वो इन दोनों के बीच का चाहिए, यानी कि r2 से बाहर और r1 से अंदर। इस तरह का कंसेप्ट हो गया ये, कि अगर दोनों कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए तो क्या कंसेप्ट लगाते हैं कि इस कर्व का एरिया निकालते हैं पहले, और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसका मतलब जब हमने पहले निकाला तो ये पूरा निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का, बाद में इस वाले को माइनस कर दिया, तो मीन्स बचा कौन सा, ये दोनों कर्व के बीच का। तो ये कंसेप्ट है जस्ट कि जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा उसी का। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये फार्मूला अप्लाई करें जब भी दो कर्व दिए हुए हों और दोनों का कॉमन एरिया पूछा हो या दोनों के बीच का एरिया पूछा हो। इस तरह के बीच के एरिया के लिए, कॉमन के लिए ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर दोनों के बीच का एरिया पूछा है तो एक तरीका तो ये है कि आप ये अप्लाई करें। एक तरीका है कि आप डबल इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन से दोनों कर्व के बीच का एरिया भी निकल जाता है और कॉमन एरिया भी निकल जाता है। डबल इंटीग्रेशन ऐसा मेथड है कि आप किसी पे भी अप्लाई करेंगे, चाहे वो सिंगल कर्व पे अप्लाई करें उसको, चाहे दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए अप्लाई करें, और चाहे दो कर्व्स का कॉमन एरिया निकालने के लिए अप्लाई करें। तो वो डबल इंटीग्रेशन का मेथड ऐसा है कि कर्व के वेरिएशन पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कि कर्व कैसा भी हो, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन अगर डबल इंटीग्रेशन से आपको क्वेश्चन करना आता है तो 100% आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अभी हम दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो होता है इस तरह का कि यहाँ पे हम लिखते हैं r d थीटा dr, ये फिक्स रहेगा कोई भी कर्व हो चाहे। यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होंगी r1 से r2 यानी दोनों कर्व्स की, और यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होंगी थीटा की, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा से बीटा। ठीक है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम ये जो कंसेप्ट है वो पूरा समझेंगे। ओके,
तो क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा के अंदर और वृत्त r इक्वल टू a के बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द कॉर्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल। तो दोनों इक्वेशंस आप देख सकते हैं। तो कॉर्डियोइड काफ़ी पुराना हो गया, अब पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। और r इक्वल टू a की फॉर्म में, यानी कि r बराबर कांस्टेंट जब भी लिखा है वो सर्कल का इक्वेशन होता है, ये ध्यान रखना है कि r इक्वल टू a है, चाहे 2a है 3a है, मीन्स कुछ भी है, कांस्टेंट है। तो r बराबर कांस्टेंट लिखा है मीन्स सर्कल का इक्वेशन। तो अभी इक्वेशन से ग्राफ तो समझ में आ गए कि एक जो ग्राफ है वो सर्कल का है और एक ग्राफ जो है कॉर्डियोइड का। कॉर्डियोइड का भी कौन सा, जिसमें 1 प्लस कॉस थीटा है, मीन्स इस तरह से बनेगा। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो, तो ये तो बन गया ग्राफ जिसमें ये r इक्वल टू a, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला ग्राफ ये सर्कल का है जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पॉइंट है इसका। तो ये तो सर्कल का ग्राफ हो गया। और ये वाला जो ग्राफ है ये हम जानते हैं कॉर्डियोइड का होता है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एरिया कौन सा चाहिए कि कॉर्डियोइड के अंदर और सर्कल के बाहर, यानी कि एरिया है हमारे पास ये वाला एरिया चाहिए। ठीक, इस एरिया की बात करते हैं। तो पहली बात देखेंगे कि दोनों ही जो कर्व हैं वो इनिशियल लाइन के सापेक्ष जो है ये सिमेट्रिक है। तो पहले तो हम वो सब चीज़ें लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र जो है वो पोल है, ध्रुव है, और कॉर्डियोइड का समीकरण जो है वो पोल से होके पास होता है, ये लिख सकते हैं। और दोनों ही कर्व जो हैं वो इनिशियल लाइन यानी थीटा बराबर 0 के सापेक्ष सममित है, क्योंकि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर जो समीकरण, दोनों ही समीकरण में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से ये मान हो गए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं फ़िलहाल, कि एक इक्वेशन है कॉर्डियोइड की r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरी इक्वेशन है r इक्वल टू a सर्कल की। तो सबसे पहले आप समीकरण लिखेंगे दोनों, कि कॉर्डियोइड का समीकरण है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा और वृत्त का समीकरण है r इक्वल टू a। उसके बाद में हम लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र ध्रुव है तथा त्रिज्या है a। वक्र जो है कॉर्डियोइड वाला, इसको हम नाम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कर्व हो गया और ये सेकंड कर्व हो गया। आप इक्वेशंस जो है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं कि कर्व 2 जो है वो प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, क्योंकि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण जो है वो अपरिवर्तित रहता है या सेम ही रहता है। ठीक है, वक्र प्रारंभिक रेखा थीटा बराबर 0 को r बराबर 2a पर मिलता है। ये चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं आप, कि जब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये cos थीटा 1 हो जाएगा और r का मान आएगा 2a। तो एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि वक्र का जो समीकरण है वो प्रारंभिक रेखा कॉर्डियोइड वाला समीकरण, ये r इक्वल टू थीटा बराबर 0 पे r इक्वल टू 2a पर मिलता है। दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु जब हम ज्ञात करेंगे तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु आएंगे यहाँ पर, कि दोनों कर्व्स आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर π/2 पे और -π/2 पे जो दोनों कर्व हैं वो प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो हम मेंशन, आप तो सारी चीज़ें ही लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ जो है वो अभी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगी। तो ये जो कंप्लीट लैंग्वेज है वो मैंने बोल दी है, आप वापस से रिपीट करके सुन के और लिख सकते हैं कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए हम दो r बराबर a और r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा दोनों समीकरण हैं कि दोनों का मान जो है वो एक दूसरे में रख के सॉल्व करेंगे। कि मान कॉर्डियोइड में रखने पर जो कॉस थीटा आएगा वो कॉस थीटा बराबर 0 आएगा, और थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, ±π/2 पे। तो दोनों वक्र जो मिलते हैं, एक -π/2 पे और एक π/2 पे। अब दो मेथड की बात की थी कि एक होता है r1² - r2²। तो पहले तो उससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो, तो
तो उसके लिए तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट्स हमने देख ली कि थीटा बराबर, ये ऊपर वाला पार्ट की बात करते हैं। जब पोलर फॉर्म में हमेशा स्ट्रिप इस तरह से बनती है, ये आपको कई बार बता रखा है कि स्ट्रिप किस तरह से बनती है, थीटा के सापेक्ष जो है वो जो शो इसका होना चाहिए कि यहाँ से शुरू होगी और इस तरह से चलेगी। अभी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, सिमेट्रिक हैं दोनों ग्राफ, तो अभी हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। क्षेत्रफल चाहिए हमको, मेंशन करते हैं पॉइंट्स ओ, इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे R या S। R अभी यहाँ यूज़ हो रहा है तो S लिख देते हैं, ठीक है। और एक ये जो पॉइंट है R = a cos थीटा, इसको कैपिटल R मेंशन कर देते हैं हम। तो क्षेत्रफल OPRQ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, लिमिट हो जाएगी 0, यहाँ से स्टार्ट होगी और π/2 पे जो ये रिक्वायर्ड एरिया है वो ख़त्म हो रहा है। और जो फॉर्मूला था वो था ½ r1² - r2² इंटू डी थीटा। तो ये फार्मूला है, बाद में जो टोटल एरिया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके में तो आपको क्या करना है, थीटा की लिमिट्स देखनी है। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ कर्व, ऊपर वाले कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके जो रिक्वायर्ड एरिया ख़त्म हो गया, यानी π/2 पे ख़त्म हो गया एरिया। और तो लिमिट हो गई 0 से π/2, 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, r1²। r1 का मतलब है कि कौन से कर्व में जो मैक्सिमम ऊपर वाला कर्व है कि जिससे नीचे का एरिया चाहिए, इसमें से कौन से का घटाना है, मीन्स हमको कॉर्डियोइड के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो कॉर्डियोइड का एरिया लेंगे हम पहले, r = a 1 + cos थीटा, तो ये r² का मान हो जाएगा a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और उसमें से सर्कल वाला एरिया माइनस करना है। सर्कल पे मान है r = a, तो a² हो जाएगा और इंटू डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे a² को बाहर निकाल सकते हो कॉमन लेके, तो ये a²/2 आ गया, 0 से π/2 लिमिट। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो अभी a² बाहर चला गया यहाँ से, तो cos² थीटा होल स्क्वायर खोल देंगे हम इसका, और ये बनेगा 2 cos थीटा, एक बनेगा +1 और एक बचा यहाँ पे। जब a² को बाहर ले आएंगे तो यहाँ -1 बचेगा और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो +1 आएगा, वो +1 और -1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और अब इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इसका तो है वो गामा से कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आया a²/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम गामा से, तो इसका मान आ जाएगा 2 + 1/2 यानी 3/2। अब फॉर्मूला जो है वो अब आपको याद होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, गामा वाला। और एक 1/2 आएगा और 2 इंटू ये 2 + 0 + 2 यानी कि आया 4/2 यानी 2, और 2 cos थीटा, 2 कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और उस पे लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी 0 से π/2। ये हो गया ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन sin की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा, ये वाला गामा का फॉर्मूला है। लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है m + 1/2 n + 1/2 अपॉन 2 इंटू m + n + 2/2, ये वाला, ठीक है। a²/2 कॉमन,
3/2 को 1/2 लिख सकते हैं और गामा 1/2 आएगा इसी के साथ, जिसका मान होता है √पाई। एक ही √पाई यानी गामा 1/2 पहले से है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये 2 और गामा 2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे हम मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे sin π/2। sin π/2 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम और सॉल्व करते हैं तो ये a² आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये √पाई गुणा होके π/4, ये 2 नीचे आ गया और ये +2। तो ये तो आया इसका आंसर। ये किसका भाग है? सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का। तो हम टोटल क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले कि कुल क्षेत्रफल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुणा a²/2 π/4 +2। ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड एरिया या कुल क्षेत्रफल आएगा हमारे पास वो आएगा a² π/4 +2। तो ये टोटल एरिया आ गया। ठीक है, ये तो है जो फॉर्मूला ये वाला लिखा था हमने, इससे हो गया ये क्वेश्चन। अभी इसको डबल इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए जो आपने पहले शुरू में जो कंसेप्ट लिखा वो कंसेप्ट हमारा ऐसे कैसे ही यूज़ होगा, जहाँ से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वहाँ से चेंज होगा कंसेप्ट। देखो अभी हम डबल इंटीग्रेशन से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से अलग से करते हैं। तो कुल क्षेत्रफल को अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 2 × क्षेत्रफल ऑफ OPRQ, और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × डबल इंटीग्रेशन वाला। तो डबल इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट्स अप्लाई करने से पहले अंदर हम लिखते हैं r/d dr। लिमिट्स अप्लाई होंगी पहले r की और बाद में थीटा की लिमिट्स तो आप वही रहेंगी। देखो जैसे हमने यहाँ, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से थीटा शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म, तो थीटा की लिमिट्स तो रहेंगी 0 से π/2। इजीली निकल गई, लिख लेंगे इनको। तो 0 से π/2। अब बात करते हैं r की। r का मान डिपेंड करेगा इस स्ट्रिप पे, ये वाली स्ट्रिप। क्षेत्रफल किसका चाहिए? इन दोनों के बीच का, यानी स्ट्रिप अब यहाँ से शुरू नहीं होगी, स्ट्रिप शुरू होगी यहाँ से, इस वाले कर्व से स्टार्ट होगी और इस पे ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट कहाँ पर है? कॉर्डियोइड पर, जिसमें r का मान है r = a 1 + cos थीटा, यानी r का मान है a × 1 + cos थीटा। तो थीटा की जो अपर लिमिट है वो हो गई a × 1 + cos थीटा। इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट सर्कल पे है और उस सर्कल का इक्वेशन है r = a, यानी कि लोअर पार्ट जो है वहाँ पे r का मान है a। इस तरह से थीटा की r की लिमिट्स जो है वो आपको दोनों कर्व्स देख के रखनी है। तो बस इतना सा काम करना है। अब सिर्फ हमको इंटीग्रेशन करना है और ये जो कंसेप्ट है ये आपके हर क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजिंग लगे आप डबल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो और एरिया देख लो कौन सा है, उसमें एक स्टेप बनाओ। जैसे भी उसमें कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा y-x के पैरेलल बनती है और यहाँ पे जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस तरह से बनती है तिरछी। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो सेम मान आता है कि नहीं। तो 0 से π/2 थीटा की लिमिट्स और इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट, तो r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r² और लिमिट से अप्लाई होंगी a to a × 1 + cos थीटा, बाद में इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे मान रख लेते हैं हम। इस 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स 0 से π/2। r² में मान रखेंगे तो ये बना a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे r में तो ये आया -a² और बाद में जो इंटीग्रेशन वो थीटा के रेस्पेक्ट में। ये कैंसिल हो गया
अभी ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 ये वाला है जो ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और अभी जो बचा वो बचा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर cos थीटा 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा को आप लिख सकते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और उस पर लिमिट अप्लाई होगी 0 से π/2। अभी इस ए स्क्वायर को हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस पर गामा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी लिखा था हमने, यही वाला फॉर्मूला जो है वो, वैसे भी ये इंटीग्रेशन अब सेम हो गया है जैसे अभी किया था हमने, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख सकते हैं हम कि गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर 1 - 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर π/4, कि ये √π एक 1/2 आएगा जो अपॉन में आ जाएगा 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, और a स्क्वायर π/4, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा π/4 प्लस 2। सेम आंसर जो अभी आंसर आया था वही आंसर हमारा डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म से भी आया। तो किसी भी क्वेश्चन पे जो एक स्टैंडर्ड मेथड है जो पहले से जो हमको कर्व के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो मेथड आपको अप्लाई करना है, या डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई करना है। अब आप एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीख गए होंगे, ऑब्वियसली समझ आ गया होगा आपको, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके तो वो आप शेयर कर सकते हैं, और इसके बाद के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बचे हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, यूज़फुल है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।